नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्याशक्ति के साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम लोग तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे हम? बिल्कुल सही, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए विचार के साथ। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं? ओके बेटा, तो आज का विचार क्या है देखते हैं। आज का विचार है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? बताइए, आप जानते हैं क्या इसका मतलब क्या? इस कथन का मतलब क्या है? देखो, इस कथन का मतलब ये है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। वे कभी भी क्या नहीं करते? अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन जो लोग धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी असफलता हो तो घबरा कर प्रयास करना छोड़ देते हैं। वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना बेटा? अब जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि यदि कोई विद्यार्थी पहली बार परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, सोचिए। ठीक है, हम सभी के साथ ऐसा होता है। कभी कभार जो है हमें कोई परेशानी होती है या फिर हम बीमार होते हैं या कुछ और परेशानी के कारण हम क्या नहीं कर पाते बेटा, हम शायद से ठीक प्रकार से उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभार हम जो है या फिर कई हमारी गलतियों से हमें अच्छे अंक नहीं आते हैं, है ना? तो कोई भी विद्यार्थी पहली बार परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख कर और अधिक मेहनत करके अगली बार वो क्या करता है? बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर वो पहली बार में ही क्या करेगा? अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और ये सोचकर बैठेगा, अरे मैं तो एग्जाम में मुझे तो असफलता मिली, मुझे कोई अच्छे अंक नहीं आए, अभी मैं मेहनत करके क्या करूंगा या क्या करूंगी, है ना? तो सफलता पाना तो कठिन काम है, ऐसा कभी नहीं सोचना है आपने। तो आपने क्या करना है? कभी भी हार नहीं मानना है बेटा, निरंतर प्रयास करना है, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है ना? तो यही सब क्या है? यही सब सफलता की कुंजी है। समझ गए बच्चों? तो बड़े अच्छे से तैयार हो जाइए मेरे सारे बच्चे। अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था बेटा? आपको पिछली क्लास में हमने कृषि पद्धतियों के बारे में बताया था, है ना? जिसमें कि बहुत सारे चरण बताए थे। कृषि के चरणों के बारे में हमने चर्चा की थी, याद आया आपको? तो वही जो चरण है, आपको मैं एक सिमुलेशन से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या था बच्चों? आप बताइए मुझे, पहला चरण क्या था हमारा कृषि का? हम सभी जो है थोड़ी देर के लिए किसान बन जाए। ठीक है, तो पहला काम होता है मिट्टी को तैयार करना, है ना? क्या करना होता है? मिट्टी को तैयार करना होता है कि नहीं? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी को तैयार करते समय हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? कंकड़ पत्थर सभी को हटा देते हैं, है ना? है कि नहीं? तो खेती शुरू से पहले, खेती करने से पहले किसान क्या करते हैं? ट्रैक्टर या हल से मिट्टी को पलटकर मुलायम और उपजाऊ बनाते हैं। इससे मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी में हवा और पानी अच्छी तरह से पहुंचता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? भूमि की तैयारी या मिट्टी की तैयारी। ठीक है, तो ये जुताई से होती है ना? तो बेटा इसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। ओके, अब दूसरा चरण क्या है? बताइए बच्चों, दूसरा चरण क्या है? वेरी गुड। अब क्या करना है हमने? क्या करना है? किसान को क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे? अब जो है सही प्रकार से जो है आप बीज डालेंगे, है ना? अच्छे उन्नत बीजों का प्रयोग करके जो है मिट्टी में बीज बोएंगे, है कि नहीं? तो सारे बीज बो दिए किसान ने, है कि नहीं? तो अब बेटा जब बीज का चयन और बुआई करते हैं तो किसानों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? या आप अगर एक किसान हो या फिर आप अपने घर में भी थोड़ी बहुत जो कृषि करते हो, तो क्या करना चाहिए? बीज का चयन एवं बुआई
बहुत जरूरी होता है। अच्छे किस्म के स्वस्थ बीज चुनकर उन्हें तैयार मिट्टी में सही दूरी और सही गहराई पर बोया जाता है, ताकि हर पौधे को बढ़ने की पूरी जगह मिले। तो क्या बताया मैंने आपको, मिट्टी को तैयार करते समय और बीज को का चयन करते समय स्वस्थ बीजों को चुनना चाहिए, है ना। खराब हुए बीज या जो बीमार बीज, इनको अगर आप चुनेंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं आएगी, है ना। तो क्या करना पड़ता है, तैयारी करते समय मिट्टी में अच्छे गहराई पर बीजों को बोना चाहिए और सही दूरी पर, ताकि हर पौधे को बढ़ने की पूरी जगह मिले। ओके, चलिए अब बेटा देखो, आप छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, है ना, देख रहे हो ना आप लोग। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या करना है, सिंचाई करनी है। ये सिंचाई क्या होती है बेटा, सिंचाई का मतलब क्या होता है, पौधों को पानी देना, है ना। अंग्रेजी में हम उसको इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन। जब फसलों को जो हम पानी देते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे तंत्र है, ड्रिप तंत्र है, छिड़काव तंत्र है, जिसे बूंद बूंद जो है जो पौधे हैं उनके जड़ों तक पहुंचती है ना। तो सिंचाई जो है, या फिर जिसे हम इरिगेशन कहते हैं, पौधों की जड़ों तक सही जगह पर पानी पहुंचाना फसल की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है, न ज्यादा न कम। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी आपने दे दिया या बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, तब भी हमारे जो फसल है वो ठीक से नहीं उगेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप देखिए बेटा, अब देखो पानी प्राप्त हो गई पौधे को, है ना। तो पौधे देखो कैसे कितने स्वस्थ होकर उग रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे किसान, खाद डालेंगे, है ना। खाद डालना बहुत जरूरी होता है, खाद और उर्वरक, है ना, खाद और उर्वरक। अब देखो, खाद और उर्वरक से क्या होता है बेटा, मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं हम लोग इसको, है ना। खाद और उर्वरक को क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, है ना। तो इससे क्या होता है, पौधों को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए जैविक या रासायनिक खाद खेत में सही मात्रा में डाली जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। उनमें अगर कोई बीमारी है, कोई पोषक तत्वों की कमी है, तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो जाते हैं, है कि नहीं। अब जैसे देखो बेटा, हम लोग खाना खाते हैं, रोज हम लोग रोटी नहीं खा सकते, इससे हमें हमारे शरीर में पोषक तत्व जो है पूरी तरह से नहीं आएगा, है ना। तो उसके साथ हम दाल खाते हैं, उसके साथ हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्व आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से पौधों को भी पोषक तत्वों के लिए खाद और उर्वरक देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या करेगा किसान। अब देखो बेटा, यहाँ पर कुछ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे जो है कुछ अवांछित पौधे हैं, यानी कि जब फसल उगाते हैं तो किसानों को सबसे बड़ी एक परेशानी होती है कि उनके बीचों बीच में जो है बहुत सारे ऐसे पौधे उगाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि फसलों की जो खाद और उर्वरक सब जो है, पानी वगैरह जो है, ये पौधे खींच लेते हैं। तो ऐसे अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा मुझे। आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि ऐसे अवांछित पौधों को जो फसलों के साथ उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, खरपतवार कहते हैं, है ना, वीड्स कहते हैं उनको, है कि नहीं, वीड्स अथवा खरपतवार कहते हैं। अब देखो बेटा, इन खरपतवारों को हटाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, खरपतवारों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे निराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, निराई कहा जाता है, वीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका देखो, कई बार किसान क्या करते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके पुस्तक में दिया है 2,4-D, एक उदाहरण दिया है खरपतवार नाशी का। तो उसका उपयोग करके, उसका छिड़काव करके इस तरह से जो खरपतवार है उनको हटा दिया जाता है, ताकि खरपतवार जब साफ हो जाए फसल खुलकर बढ़ती है। ठीक है, तो उसे हम निराई गुड़ाई कहते हैं। तो फसल के बीच अपने आप उगी अनचाही खरपतवारों को हटाया जाता है, ताकि जो मुख्य पौधे हैं उसको पूरा पानी, धूप और पोषण मिल सके। इज दिस क्लियर मेरे
बच्चों को ये क्लियर हो गया? चलिए अगला स्टेप देखें हम लोग। अब देखो, एक बहुत बड़ी परेशानी किसानों को क्या होती है कि कई बार जो है कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह जो है फसल खाने लगते हैं, है ना। तो इन फसलों में आए कीड़ों को क्या करना है, हमने भगाना है। इसके लिए कीटनाशनी का उपयोग करते हैं वे, उनको भी हटाना है। क्योंकि क्या करेंगे, ये पौधों के जो पत्ते हैं, जो हमारे क्रॉप्स है, जो हमारी फसल है, उसके अच्छे अच्छे पत्तों को खा जाएंगे, उसके जो तने हैं उसको जो है खा जाएंगे। तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, है ना। तो फसल की सुरक्षा, कीट नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचने के लिए किसान को समय समय पर निगरानी करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर कीटनाशनी का छिड़काव भी करना पड़ता है। ओके, चलिए अगला स्टेप क्या पढ़ा था हमने। यस, अगले स्टेप में क्या है कि ये जो पौधे हैं, धूप, सब उन्हें अच्छी धूप मिल रही है, खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो ये क्या पकने के लिए तैयार है ना, फसल पकने के लिए तैयार है। तो फसल पकना धूप, पानी और उचित देखभाल से धीरे धीरे पौधे बड़े होते हैं, सुनहली बालियों से लद जाते हैं, यही पकने का समय है। तो किसान बहुत खुश हो जाता है, देखो मेरी फसल जो है बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। ठीक है, अब जब पककर तैयार हो जाती है तो क्या होती है बेटा, इन फसलों की कटाई बहुत जरूरी होती है ना। फसल को क्या करते हैं, काटते हैं, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो पकी हुई फसल को हंसिया, ठीक है, पहले काल में हंसिया का यूज करते थे, आजकल हार्वेस्टर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। मशीन की मदद से सही समय पर काटा जाता है ताकि दाना बर्बाद ना हो, बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या किया जाता है, इनका क्या किया जाता है बेटा, इनको जो है बोरियों में, ठीक है, और सफाई मड़ाई सब करके अनाज को साफ करके बोरियों में भर दिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है बेटा अगला स्टेप क्या है, इन सभी को क्या करना है, बोरियों में भरकर किसान क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे, है ना। भंडारण एवं बाजार में बिक्री, जो इसका लास्ट स्टेप है फसल उत्पादन का। तो साफ किए गए अनाज को पहले गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, फिर ट्रक से बाजार बेचा जाता है। तो यही किसान की मेहनत का फल मिलता है। तो आप देखिए कितने चरणों से होकर एक किसान को गुजरना पड़ता है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी विधियों को अपनाना पड़ता है। मेरे बच्चे आई होप अभी कभी नहीं भूलेंगे। तो एग्जाम में आपसे जो है कृषि की विधियां पूछी जाएंगी, जिसमें कि हर एक स्टेप को आपने बहुत डिटेल तरीके में लिखना होगा। ठीक है, लिखेंगे ना अभी सभी बच्चे? ओके बेटा, चलिए अब हमने जो है कृषि के उपकरणों की बात की, है ना। तो पहले काल में जो है बहुत साधारण तरीके के जो है उपकरण यूज किया करते थे। अब हम देखेंगे कृषि के आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं क्या है, ट्रैक्टर है कि नहीं। ट्रैक्टर देखा है ना बच्चों आपने। तो ट्रैक्टर क्या है, खेती करने का एक अहम साधन है जो कृषि कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर एक और आधुनिक साधन कृषि का, ये है रोटोवेटर। तो रोटोवेटर क्या है, खेत में जुताई करने के लिए उपयोग होने वाला एक आधुनिक उपकरण है जो कम समय में अधिक काम करता है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो फसलें वगैरह होती है, उन सभी में अगर लोग काम करें तो बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं कार्य करने में। तो इन सभी मशीनों से क्या हो गया, किसान को बहुत आसानी हो गई। तो इसमें क्या होता है बेटा कि खेतों की जुताई वगैरह जो है बहुत आसान तरीके से कम समय में कम लागत में जो है हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर थ्रेशर, है ना। थ्रेशर क्या है, थ्रेशर क्या है बेटा, थ्रेशर यानी जो कटाई करती है फसल की। ठीक है, ऐसी मशीन जो फसल की कटाई करती है। फसल की कटाई के बाद क्या होता है, दाने और भूसे को अलग अलग करते हैं। ठीक है, कटाई के बाद क्या किया जाता है, थ्रेशर से जो है भूसे को अलग किया जाता है। इसके लिए एक आधुनिक उपकरण है थ्रेशर। चलिए अगला है हार्वेस्टर। ठीक है, क्या है, हार्वेस्टर। तो ये भी एक आधुनिक कृषि मशीन है जो फसल की कटाई करती है, थ्रेशिंग करता है, उसकी साफ सफाई की प्रक्रिया को एक ही समय में पूरा करता है।
और ये मशीन विशेष रूप से अनाज जैसी फसलों की कटाई के लिए बहुत उपयोगी होता है, जैसे कि धान, गेहूं वगैरह, उनकी कटाई के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये है हार्वेस्टर, ठीक है। तो ये सभी आधुनिक उपकरण जो है आजकल किसान क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। अब बेटा देखो, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में तो सभी जानते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में, है कि नहीं। तो आजकल क्या कर रहे हैं किसान, वे भी कृषि में सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, कहाँ पर, कृषि स्थलों पर। इससे किसानों को बिजली की बचत होती है, डीजल की बचत होती है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, कोई भी ऐसे पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है ना। बहुत स्वच्छ एनर्जी है, बहुत साफ एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी, है कि नहीं। तो जो है सोलर एनर्जी का भी किसान लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि सोलर पैनल्स का को जो है कृषि के कार्यों में लगाकर। अगला देखिए बेटा, अगला है सिंचाई के तंत्र, ठीक है, जिसमें कि ड्रिपर आता है, ड्रिप इरिगेशन आती है पहली बात। तो इसमें क्या होता है कि पाइप जो है छोटे छोटे ड्रिपर लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे बहुत ज्यादा पानी की बचत होती है ना। थोड़ा थोड़ा लेकिन हर पौधे को जो है क्या मिल जाती है, पानी मिल जाता है ना। पानी जो है, पानी की उपलब्धता जो है मिलती है, होती है कि नहीं। तो बूंद बूंद करके हर एक जो है पौधा है उसके जड़ों तक पानी पहुंचता है और पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। अगला देखिए बेटा, स्प्रिंकलर। क्या है ये, स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, फव्वारे की तरह पानी जो है हर तरफ पहुंच रहा है। तो इस विधि में पाइप और स्प्रिंकलर की सहायता से पानी बारिश की तरह, देखो बारिश की तरह जब पानी आती है तो पत्तों में, जो पौधे होते हैं उसके पत्तों में, फूलों में, हर तरफ जो है क्या मिल जाती है, उसको मिल जाती है। तो पौधे जो है बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे हम जब नहाते हैं, हम किसका यूज करते हैं, शावर वगैरह का यूज करते हैं ना, तो हमें अच्छा सा एक फ्रेशनेस फील होता है। तो उसी तरह से पौधों को भी होता है, और साथ साथ में उनके जड़ों तक, उनके हर जो भाग है वहां तक पानी पहुंचता है। और इसमें भी जो है क्या होता है बेटा, पानी की बचत होती है। तो मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया, समझ गए आप सभी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आधुनिक तरीके जो है आजकल जो किसान यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो बेटा आज जो हमने सीखा, जरा एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने सीखा कि जो कृषि की विधियां हैं, जो उसमें जो कार्य होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं कृषि के चरण, उसमें सबसे पहला मिट्टी को तैयार करना है, जिसमें मिट्टी तैयार करना फसलों की और खेती के लिए आवश्यक है। इसमें मिट्टी को साफ करना, मिट्टी को ढीला करना और मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व मिलाना शामिल होता है। अगला बुआई है, ठीक है। बुआई में क्या करते हैं किसान, बहुत अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं, स्वस्थ बीजों का प्रयोग करते हैं। तो बुआई फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। इसमें बीजों को मिट्टी में बोना और उन्हें उचित गहराई पर, उचित स्थान पर रखना या बोना जरूरी होता है, शामिल, ठीक है। खाद और उर्वरक देना, खाद और उर्वरक क्या करते हैं, फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसमें मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाना शामिल होता है। सिंचाई, सिंचाई क्या बताया मैंने आपको, सिंचाई फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसमें पौधों को आवश्यक जल प्रदान करना शामिल होता है। खरपतवार की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करते हैं, फसलों की सुरक्षा खरपतवारों से जो है करना बहुत जरूरी होता है। इनमें खरपतवारों को नियंत्रण करना और उन्हें फसलों से दूर रखना शामिल है, ठीक है। फिर कटाई की बात की हमने, कटाई फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। इसमें फसलों को काटना और उन्हें इकट्ठा करना शामिल है। भंडारण, भंडारण फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। इसमें फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखना शामिल है, ताकि ये खराब ना हो, जरूरत होने पर हम इसका उपयोग कर सके, ठीक है बच्चों। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो जरूर आप चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, पोल कीजिएगा। बेटा अभी आपका समय है एमसीक्यू का, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है और इस क्लास में जो पढ़ा है उसके आधार पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रश्न है जरा देख ले हम लोग।
चलिए, तो बेटा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप तैयार हो जाइए, 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही दिए हैं आपको, तो किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन पूछूंगी, आप इन विकल्पों में से आप अपना आंसर को क्या करेंगे बेटा, चुनकर अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आप, जैविक खाद किससे बनती है? जैविक खाद किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट से, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, कांच ग्लास से, ठीक है, धातु से या मेटल बोलते हैं जिसको। तो इसमें से 4 विकल्पों में से आप अपना आंसर चुनिए और अपने नोटबुक में लिखिए बच्चों। चलिए आगे चले हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, फसलों के साथ उगने वाले, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? What are the unwanted plants growing with the crops called? ऑप्शन ए झाड़ियां, shrubs, ऑप्शन बी खरपतवार या weeds, ऑप्शन सी पौधे या प्लांट्स, ऑप्शन डी घास और ग्रास। तो फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं, ठीक है, आपने लिखना है। चलिए आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न पर जाएं। चलिए बेटा, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। उन्नत कृषि के लिए कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है? उन्नत कृषि के लिए कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है? Which is the most important for improved farming? ठीक है, तो कौन सा विकल्प जो है अच्छा है? ऑप्शन ए अच्छे बीज, गुड सीड्स, बी उचित सिंचाई, प्रॉपर इरिगेशन, ऑप्शन सी उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो उन्नत कृषि के लिए कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है? ओके, आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न पर जाए। चौथा प्रश्न देखिए बेटा, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रबी और खरीफ फसल के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? ऑप्शन ए धान पैडी, ऑप्शन बी मक्का मेज, ऑप्शन सी गेहूं व्हीट, ऑप्शन डी कपास कॉटन। इनमें से कौन सी रबी फसल है? आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of proper storage? ठीक है, यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया है वजन बढ़ाना, इंक्रीज वेट, ऑप्शन बी अनाज को नमी और कीटों से बचाना, प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट, ऑप्शन सी रंग बदलना, चेंज कलर, ऑप्शन डी स्वाद बदलना, चेंज टेस्ट, ठीक है। तो प्रश्न है उचित भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज? यहाँ पर ग्रेन्स की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेन्स की बात यानी कि हमारे जो अनाज है उसकी बात हो रही है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कौन सी सिंचाई विधि पानी की सबसे अधिक बचत करती है? Which irrigation method saves the maximum amount of water? ऑप्शन ए नहर कैनाल, ऑप्शन बी बाढ़ सिंचाई फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन डी कुआं। तो इसमें से किसमें से जो की हुई सिंचाई है वो पानी की बहुत ज्यादा बचत करती है? आगे चले,
GUPS कांत बंगला के बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स जो है दे रहे हैं, मैं उनके आंसर्स देख रही हूँ। ओके, वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं हमसे। ओके, 7वां प्रश्न देखिए बेटा, फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? What is the process of supplying water to crops called? ठीक है, तो फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जुताई, प्लॉविंग, ऑप्शन बी सिंचाई, इरिगेशन, ऑप्शन सी कटाई, हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी मड़ाई या थ्रेशिंग। तो फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हमारा 7वां प्रश्न। लिख लिया सबने? आगे चले बच्चों 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए आप, फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? What is the first step in crop production? ऑप्शन ए सिंचाई, इरिगेशन, ऑप्शन बी कटाई, हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ऑप्शन डी भंडारण या स्टोरेज। तो फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है? आगे चले बेटा 9th क्वेश्चन की तरफ। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? When are रबी क्रॉप्स sown? ठीक है, रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, शीत ऋतु, विंटर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? आगे बढ़े 10वें क्वेश्चन पर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खरीफ फसलें कब बोई जाती है? खरीफ फसलें कब बोई जाती है? When are खरीफ क्रॉप्स sown? ठीक है, ऑप्शन ए सर्दियों में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में, गर्मियों में, ऑप्शन सी गर्मियों में, समर, ऑप्शन डी वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में। तो खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो आई होप सभी बच्चों ने जो है अपने अपने ऑप्शंस जो है अपने नोटबुक में लिख लिए हैं। तो क्या हम चेक करें हमारे आंसर्स को? आपने क्या क्या लिखा है देखिए, आप चेक करिए आपके कितने मार्क्स आए देखिए आप। ठीक है, तो पहला प्रश्न था हमारा, जैविक खाद किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनती है बेटा? पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट से, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से बनते हैं, है ना। चलिए दूसरा, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद क्रॉप्स कॉल्ड? क्या कहा जाता है उनको? खरपतवार अथवा वीड्स कहा जाता है। बहुत बढ़िया। आगे तीसरा प्रश्न, उन्नत कृषि के लिए कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें से जो विकल्प दिए हैं इसमें से इंप्रूव फार्मिंग के लिए कौन कौन से विकल्प सही है? इसमें देखो बेटा क्या क्या बोला गया है, अच्छे बीज, है ना, उन्नत सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी, तो ये सभी चाहिए, है ना। तो उन्नत कृषि के लिए गुड सीड्स चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा आंसर उपरोक्त सभी, है ना, सभी लिखेंगे। अगला देखिए चौथा, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है बेटा? गेहूं अथवा वीट, है ना। चलिए आगे, उचित भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उचित भंडारण का मुख्य उद्देश्य? वेरी गुड, अनाज को नमी और कीटों से बचाना, प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट, है ना, पेस्ट से और मॉइस्चर से बचाना होता है। अगला देखिए, कौन सी सिंचाई विधि पानी की सबसे अधिक बचत करती है? कौन सी विधि जो है हमने आपको बताया, ड्रिप सिंचाई, जिसमें बूंद बूंद करके जो है हर पौधे को पानी पहुंचता है और पानी की बचत होती है। फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि हम क्रॉप्स को पानी सप्लाई करते हैं? सिंचाई अथवा इरिगेशन। वेरी गुड। 8वां देखिए, फसल उत्पादन का पहला चरण क्या है बच्चों?
कौन सा चरण है पहला? मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की तैयारी या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। 9th वन देखिए, रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? किस मौसम में उगाई जाती है? शीत ऋतु में, है ना, विंटर सीजन में। 10वां, खरीफ फसलें कब उगाई जाती है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसलें और रबी फसलें, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो मेरे बच्चे, आज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, एग्जाम्स को जो है अटेंड किया होगा, है ना। तो मेरे बच्चे, आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।